साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। जी हाँ, प्रवेशोत्सव सघन अभियान 2026-27 3 से 18 वर्ष के बच्चों के 100% नामांकन हेतु विस्तृत कार्य योजना एवं दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। साथियों, अब की बार अप्रैल से जो सत्र शुरू हो रहा है, इसमें प्रवेशोत्सव और हाउस होल्ड सर्वे निश्चित रूप से जो प्रवेशोत्सव अभियान जारी किया गया है, इसमें विद्यालय से क्या-क्या काम होने वाले हैं, पूरा डिजिटल रूप से ये प्रवेशोत्सव होने वाला है और इसमें विद्यालय के अध्यापकों के साथ-साथ शारीरिक शिक्षक, लाइब्रेरियन एवं जो भी स्टाफ विद्यालय में है, उन सभी स्टाफ साथियों की इसमें इस वीडियो में जाने प्रवेशोत्सव 2026 के उद्देश्य क्या-क्या रहने वाले हैं और आने वाले समय में हाउस होल्ड सर्वे कैसे होगा? सर्वे के जो 4 चरण होने वाले हैं, उसमें शिक्षकों और अधिकारियों की ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या रहने वाली हैं? यानी सभी शिक्षक जो स्टाफ हैं और शिक्षकों के साथ-साथ पूरा स्टाफ इसमें कार्य करने में लगाया जाने वाला है। डिजिटल ऐप पर डेटा अपलोड की प्रक्रिया कैसे सुनिश्चित होगा 100% नामांकन? आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। हमारी इस एक नई और बेहद खास गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम दस्तावेज नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं। ये राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी किया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधिकारिक आदेश है। इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि राजस्थान सरकार का 2026-27 का जो प्रवेशोत्सव सघन अभियान है, जो कि एक बहुत बड़ा अभियान है। हाँ, उसकी कार्यप्रणाली असल में है क्या? अक्सर सरकारी आदेशों को हम बहुत नीरस या उबाऊ मान लेते हैं। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि बस एक और सर्कुलर आ गया। सही कहा, लेकिन जब कोई इस दस्तावेज की गहराइयों में जाता है तो ये किसी बड़े कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के मास्टर क्लास जैसा लगता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मास्टर क्लास। विभाग का हर एक पुर्जा हर एक बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए एक साथ काम करता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर कैसे एक राज्य शून्य ड्रॉप आउट यानी कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे ऐसा बड़ा लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाता है। देखिए, इस दस्तावेज को पढ़ते हुए जो बात सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर आती है वो इसकी गंभीरता और इसका पैमाना है। पैमाना बहुत बड़ा है। बिल्कुल, राजस्थान जैसे भौगोलिक दृष्टि से विशाल और विविध राज्य में, जहाँ एक तरफ रेगिस्तान के दूरदराज के गांव हैं और दूसरी तरफ घनी आबादी वाले शहरी इलाके भी। हाँ, तो वहाँ हर एक बच्चे को ट्रैक करना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक सरकारी कागज या कोई रूटीन काम नहीं है। तो फिर ये क्या है? अगर इसके विवरण का विश्लेषण किया जाए तो ये 3 से 18 वर्ष के हर उस बच्चे को, चाहे वो कभी स्कूल न गया हो या किसी कारण से बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुका हो, जी, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का एक बेहद विस्तृत ब्लूप्रिंट है। यह दस्तावेज हमें यह समझने का मौका देता है कि कागज पर बनी नीतियां जमीन पर, मतलब एक एक घर के दरवाजे तक कैसे पहुंचाई जाती हैं। और जब हम इस प्रवेशोत्सव की रूपरेखा और समय सारणी को देखते हैं तो इसकी बारीकियां सोचने पर मजबूर करती हैं। इस अभियान की जो शुरुआत है यानी हाउस होल्ड सर्वे या घर घर जाकर जो सर्वेक्षण का कार्य है वो 25 मार्च 2026 से ही शुरू हो जाएगा। जी, 25 मार्च से। लेकिन बात सिर्फ एक दिन के सर्वे पर खत्म नहीं होती। इस दस्तावेज में 4 अलग-अलग सघन चरणों का जिक्र है, जिन्हें इंटेंसिव फेज कहा गया है। बिल्कुल, ये तारीखें हैं 27 मार्च 2026, फिर 6 अप्रैल 2026, फिर 10 अप्रैल, हाँ 10 अप्रैल और अंत में 15 अप्रैल 2026। ऐसा लगता है कि प्रशासन ने किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये कि इस अभियान का स्केल बहुत ही विशाल है। इन तारीखों के चयन के पीछे की जो रणनीति है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? अक्सर सरकारी सर्वे एक दिन की रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। एक दिन गए और काम खत्म। हाँ, सिर्फ खाना पूर्ति हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन 25 मार्च से शुरुआत करके अप्रैल के मध्य तक बार बार अलग अलग चरणों में अभियान चलाने का सीधा सा मतलब ये है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि एक भी घर, एक भी ढाणी या वार्ड छूट न जाए। मतलब अगर कोई एक दिन नहीं मिला तो दूसरे चरण में उनसे संपर्क किया जाएगा। मान लीजिए कोई परिवार पहले चरण में अपने घर पर नहीं मिला तो दूसरे में जाएंगे, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। ये तो काफी अच्छी सोच है। हाँ, ये एक निरंतर चलने वाला और बेहद सुविचारित प्रयास है जो नो होम लेफ्ट बिहाइंड यानी
कोई घर न छूटे की तर्ज पर काम कर रहा है। तो तारीखें और लक्ष्य तो तय हो गए, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इतने बड़े राज्य में लाखों घरों के दरवाजे खटखटाने का काम असल में करेगा कौन? यही सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सवाल है। ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, बिल्कुल। क्योंकि जब हम जमीनी स्तर पर कार्यप्रणाली देखते हैं तो जिम्मेदारी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिन्हें पीईईओ या यूसीईईओ कहा जाता है, उन्हें दी गई है जी। और उनके अधीन काम करने वाले हर एक कर्मचारी को इस काम में लगाया जाएगा। इस सूची में उप प्राचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक तो हैं ही, जो कि पढ़ाने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, लाइब्रेरियन और यहाँ तक कि वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सहायक भी शामिल हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। इन सभी को गांव, ढाणी या वार्ड के घर समान रूप से आवंटित किए जाएंगे। ये एक बहुत ही शानदार और लीक से हटकर बनाई गई प्रशासनिक रणनीति है। इस कदम से शिक्षा विभाग ने अपने ही अंदर बने हुए दायरों या साइलोस को तोड़ दिया है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। जरा कल्पना कीजिए, एक लाइब्रेरियन जिनका रोजमर्रा का काम किताबों का रखरखाव करना है, हाँ, या एक खेल कूद सिखाने वाले शारीरिक शिक्षक, वो अब एक संकरी गली में जाकर किसी दिहाड़ी मजदूर माता पिता को ये समझा रहे होंगे कि उनके 14 साल के बच्चे का स्कूल में होना क्यों जरूरी है। ये तो एक बहुत ही मानवीय संपर्क वाली बात हो गई। बिल्कुल। हर कर्मचारी को एक सर्वेक्षक बना देने से न केवल कार्यबल यानी वर्क फोर्स कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि काम का बोझ भी बढ़ जाता है। काम का बोझ बांटने की बात से मुझे इस दस्तावेज का वो हिस्सा याद आता है जिसे 25% और 75% का नियम कहा गया है। ओहो, वो तो बहुत ही कमाल का नियम है। हाँ, शायद पूरे आदेश का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट मॉडल है ये। जी। इसके अनुसार प्रत्येक सघन अभियान के दिन पूरे स्टाफ का केवल 25% हिस्सा सुबह से शाम तक घर घर जाकर सर्वे करेगा। और बाकी लोग? जो बाकी 75% स्टाफ है वो स्कूल में रहकर अपना नियमित काम यानी बच्चों की पढ़ाई और स्कूल का संचालन जारी रखेगा। अगले चरण में फिर बचे हुए स्टाफ में से किसी 25% की ड्यूटी लगेगी। ये नियम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की एक बहुत पुरानी समस्या का एकदम सटीक समाधान है। किस समस्या का? देखिए, अक्सर देखने में आता है कि जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है, जनगणना होती है या ऐसा कोई राज्यव्यापी सर्वे होता है, तो सरकारी स्कूल लगभग बंद हो जाते हैं। हाँ, बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। बिल्कुल। शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है और जो बच्चे पहले से स्कूल में हैं, उनकी पढ़ाई का भारी नुकसान होता है। ये तो आम बात है। लेकिन ये 25-75 का जो रोटेशन मॉडल है, ये सुनिश्चित करता है कि स्कूल का इंजन चलता रहे। शिक्षा का मूल उद्देश्य स्कूल में पढ़ाना है और ये नियम इस बात की गारंटी देता है कि नए बच्चों को स्कूल लाने की इस प्रक्रिया में वर्तमान छात्रों की शिक्षा बाधित न हो। और इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ मानवीय संसाधनों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। कागजी रजिस्टरों के दिन अब पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। मतलब अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है। बिल्कुल। आवंटित घरों पर जाकर इन सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने स्मार्टफोन्स में शिक्षक ऐप का इस्तेमाल करना होगा। शिक्षक ऐप। जी, इस ऐप के अंदर एक खास डिजिटल प्रवेशोत्सव मॉड्यूल बनाया गया है। 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक अनामांकित या ड्रॉप आउट बच्चे का सटीक डेटा सीधे इस ऐप में फीड किया जाएगा। ये डिजिटल युग की ओर एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। हाँ, ये सीधे तौर पर डेटा की शुद्धता से जुड़ा है। अगर हम पुराने तरीकों को याद करें तो एक शिक्षक चिलचिलाती धूप में एक मोटा रजिस्टर लेके घूमता था, उसमें पेन से डेटा भरता था, फिर वो रजिस्टर स्कूल आता था। जी, और फिर किसी क्लर्क को दिया जाता था जो उसे हफ्तों बाद एक्सेल शीट में टाइप करता था। उस प्रक्रिया में डेटा अक्सर या तो बहुत देरी से ऊपर पहुंचता था या कई बार गलतियां हो जाती थीं। बिल्कुल, या कई बार सिर्फ टारगेट पूरे करने के लिए फैंटम डेटा यानी फर्जी आंकड़े भर दिए जाते थे। अच्छा, बिना घर गए ही भर दिया? हाँ, लेकिन इस ऐप के माध्यम से अब रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी। बीकानेर निदेशालय में बैठा एक अधिकारी तुरंत स्क्रीन पर देख सकेगा कि किस जिले के किस गांव के किस वार्ड में कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग तो ठीक है, लेकिन जब इतना बड़ा तंत्र काम कर रहा हो, इतने सारे लोग जमीन पर उतरे हों, तो काम में ढिलाई या सिर्फ खाना पूर्ति होने की गुंजाइश से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चिंता है। क्या पता कोई कर्मचारी किसी घर जाए ही नहीं और ऐप में दूर से ही भर दे कि सर्वे हो गया। एक ऐप किसी इंसान की नीयत को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। इतनी बड़ी योजना में काम चोरी, लापरवाही या महज कागजी खाना पूर्ति को कैसे रोका जाएगा? हाँ, यही तो सवाल है। और यहीं पर इस दस्तावेज का सबसे कड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है,
जवाबदेही और सख्त निगरानी का ढांचा। बिल्कुल, और निगरानी का जो तंत्र इस आदेश में स्थापित किया गया है वो बहुत ही आक्रामक कहूंगी मैं। एकदम सही। सघन अभियान की जो 4 तारीखें तय की गई हैं, उन दिनों में राज्य के सभी बड़े अधिकारी अपने वातानुकूलित दफ्तरों से निकलकर जमीन पर उतरेंगे, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। जी। आदेश में संयुक्त निदेशक, CDEO, DEO, जो प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों के हैं, और डाइट के प्राचार्यों का स्पष्ट उल्लेख है। ये सभी ब्लॉक और जिला स्तर के बड़े अधिकारी स्कूलों का और इस सर्वे का 100% निरीक्षण करेंगे। इस संदर्भ में इन पदों के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। हाँ, बताइए। जब हम CDEO यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी या डाइट प्राचार्य की बात करते हैं, तो ये कोई मिड लेवल मैनेजर नहीं है। ये एक पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था के शीर्ष नौकरशाह हैं। इनका काम आमतौर पर मुख्यालय में बैठकर नीतियां बनाना और प्रशासन चलाना होता है। और अब वो फील्ड में होंगे। बिल्कुल। इन स्तर के अधिकारियों को 100% भौतिक निरीक्षण के लिए गांवों और स्कूलों में भेजने का सीधा अर्थ यह है कि राज्य सरकार इस अभियान में किसी भी स्तर की कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल। और आदेश ये भी स्पष्ट करता है कि ये अधिकारी सिर्फ वहां जाकर एक औपचारिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे। उन्हें सर्वे की गुणवत्ता, ऐप में डेटा प्रविष्टि की शुद्धता और घर-घर कवरेज की बहुत बारीकी से जांच करनी होगी। इसका एक और पहलू भी है। अगर किसी स्थानीय कर्मचारी को लगता है कि वो अपने जिले के अधिकारियों के साथ कोई सेटिंग कर लेगा या उन्हें गुमराह कर देगा, जो कि अक्सर लोग सोचते हैं, हाँ, तो उसके लिए भी एक काट सोची गई है। राज्य स्तर और निदेशालय स्तर से नामित जिला प्रभारी अधिकारी भी औचक निरीक्षण यानी सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे, बिना बताए। हाँ, ये वो लोग हैं जो सीधे मुख्यालय से आएंगे और बिना किसी पूर्व सूचना के जांच करेंगे। और इन सभी निरीक्षणों की रिपोर्टिंग का तरीका भी किसी भी तरह के बिचौलियों को खत्म कर देता है। वो कैसे? निरीक्षण करने वाले इन सभी अधिकारियों को अपनी समेकित रिपोर्ट एक निर्धारित प्रारूप 2 या फॉर्मेट 2 में तैयार करनी है। और ये रिपोर्ट किसी जूनियर क्लर्क को नहीं, बल्कि सीधे निदेशालय की आधिकारिक ईमेल आईडी rajpraveshotsav@gmail.com पर भेजनी है। मतलब सीधा टॉप मैनेजमेंट को? जी। इसका मतलब है कि जमीनी हकीकत सीधे राज्य के शीर्ष स्तर तक पहुंचेगी। इन सब प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं के बीच इस दस्तावेज में एक ऐसा प्रावधान है जिसने मुझे निजी तौर पर बहुत प्रभावित किया। अच्छा, वो कौन सा प्रावधान है? इसे 5 दिन का सुरक्षा घेरा या सेफ्टी नेट कहा गया है। जरा जमीनी हकीकत की कल्पना कीजिए। एक टीम सर्वे के लिए एक दिहाड़ी मजदूर के घर पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि पूरा परिवार तो सूरज उगने से पहले ही खेत पर काम करने जा चुका है। ऐसा तो गांव में बहुत आम है। बिल्कुल। या कोई परिवार किसी शादी में दूसरे गांव गया है और दरवाजे पर ताला लगा है। ऐसे में क्या होगा? सोचने वाली बात है। तो आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि PEEO या UCEEO को यह विशेष रूप से सुनिश्चित करना होगा कि यदि कोई घर सर्वे से वंचित रह जाता है तो आगामी 5 दिनों के भीतर उस घर से दोबारा संपर्क किया जाए। यही वो सूक्ष्म स्तर की प्लानिंग है जो एक साधारण अभियान को एक सफल अभियान में बदलती है। बिल्कुल सही। किसी भी प्रशासनिक योजना में ये स्वीकार करना कि पहली बार में 100% सफलता नहीं मिलेगी और उसके लिए एक ठोस बैकअप प्लान तैयार रखना अच्छे प्रशासन की निशानी है। यह प्रावधान इस बात को पुख्ता करता है कि विभाग सिर्फ डेटा इकट्ठा करने की अंधी दौड़ में नहीं है। उनका वास्तविक लक्ष्य हर एक बच्चे के दरवाजे तक पहुंचना है, चाहे इसके लिए उन्हें एक ही दरवाजे पर 2 बार क्यों ना जाना पड़े। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये पूरी कवायद, इतने सारे नियम, इतना बड़ा अमला, 25-75 का रोटेशन, ऐप के जरिए ट्रैकिंग, क्या ये सिर्फ एक रूटीन विभागीय एक्सरसाइज है जिसे हर साल दोहराया जाता है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये दस्तावेज सिर्फ प्रशासनिक शब्दावली और नियमों का पुलिंदा नहीं है। तो फिर क्या है? इसके भीतर एक बहुत ही गहरा और स्पष्ट दर्शन छिपा है। अगर आप इसके कुछ हिस्सों को ध्यान से पढ़ें तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह केवल एक औपचारिक सर्वे नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का एक संवेदनशील और दायित्वपूर्ण प्रयास है। संवेदनशील प्रयास, ये शब्द काफी गहरे हैं। बिल्कुल। यह भाषा आम तौर पर शुष्क सरकारी आदेशों में देखने को नहीं मिलती। सही मायने में। वहां जो एक विशेष वाक्य लिखा गया है वो इस पूरे अभियान की आत्मा को दर्शाता है। कोई भी बालक बालिका विद्यालय से वंचित न रहे। जी। ये सिर्फ एक नारा नहीं लगता, ये एक मजबूत कमिटमेंट है।
और इसका प्रमाण ये है कि आदेश केवल बच्चों को खोजने तक सीमित नहीं है, हाँ, सिर्फ ढूंढना नहीं है। बल्कि सर्वे के दौरान जो भी योग्य बच्चे मिलें, उनका तुरंत स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित कराने का भी कड़ा निर्देश दिया गया है। और ये लक्ष्य इतना विशाल और जटिल है कि शिक्षा विभाग भली भांति जानता है कि वो इसे अकेले हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए इस दस्तावेज में विभिन्न विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और सहयोग की रूपरेखा भी खींची गई है। शिक्षा एक आइसोलेटेड या अलग-थलग विषय नहीं है, ये एक पूरा जीवन चक्र है। इस जीवन चक्र वाली बात को आदेश में बहुत ही व्यवहारिक तरीके से लागू किया गया है। कैसे? जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र अभी आंगनबाड़ी जाने की है, उनके प्रवेश के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग लिया जाएगा। क्योंकि वो विभाग पहले से उन बच्चों से जुड़ा है। बिल्कुल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन छोटे बच्चों और उनकी माताओं से पहले से ही जुड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 18 साल से अधिक उम्र के युवा या वयस्क है, जो किसी कारण से पढ़ाई की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन शिक्षा से छूट गए हैं, उनके लिए क्या योजना है? उनके लिए साक्षरता विभाग का सहयोग लिया जाएगा। यह दिखाता है कि राज्य हर आयु वर्ग के लिए एक समाधान तैयार कर रहा है। इस पूरी योजना को बिना किसी रुकावट के लागू करने के लिए जो प्री प्लानिंग या पूर्व तैयारी की गई है, वो भी चर्चा के योग्य है। तैयारी तो बहुत बड़ी है। अभियान शुरू होने से बहुत पहले, यानी 16 मार्च 2026 तक, सभी पीईओज को एक निर्धारित प्रारूप 1 के तहत अपने सभी कर्मचारियों का पूरा डेटा निदेशालय को भेजना अनिवार्य किया गया है। प्रारूप 1? जी, इसमें ये जानकारी होगी कि किस कर्मचारी को कौन सा गांव, कौन सा वार्ड या कितने घर आवंटित किए गए हैं। और ये सारा डेटा किसी कागज पर नहीं बल्कि एक गूगल फॉर्म के जरिए मांगा गया है। ये बहुत ही सटीक और आधुनिक माइक्रो प्लानिंग का उदाहरण है। ये सुनिश्चित करता है कि अभियान के दिन कोई भी कर्मचारी ये बहाना नहीं बना सकता कि उसे पता ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। बिल्कुल, कोई भाग नहीं सकता अपनी जिम्मेदारी से। और इस पूरे आदेश के अंत में सीताराम जाट IAS, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के हस्ताक्षर हैं, जो इस पूरी कवायद को सीधे राज्य के शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व और उनकी जवाबदेही से जोड़ता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो राजस्थान शिक्षा विभाग का ये प्रवेश उत्सव सघन अभियान महज कुछ हजारों बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाने का अभियान नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं बड़ा है। ये एक विशाल लॉजिस्टिक, तकनीकी और मानवीय प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक विशाल तंत्र अपने सभी संसाधनों को एक ही दिशा में केंद्रित कर सकता है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रबंधन का छात्र हो, लोक प्रशासन में रुचि रखता हो या बस इस बात को समझने की जिज्ञासा रखता हो कि बड़े सिस्टम कैसे काम करते हैं, एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब कोई व्यवस्था लोक कल्याण या पब्लिक वेलफेयर की किसी बड़ी योजना को कागज से निकालकर जमीन पे उतारना चाहती है, तो सिर्फ अच्छी नियत काफी नहीं होती। नियत के साथ सिस्टम चाहिए। हाँ, उसके लिए एकदम स्पष्ट लक्ष्य, आधुनिक तकनीक का निर्बाध इस्तेमाल, बड़े से लेके छोटे अधिकारियों की सख्त जवाबदेही और सबसे बढ़कर सिस्टम के हर एक पुर्जे की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। और इसमें एक सबक ये भी है कि कोई भी सिस्टम सिर्फ आदेश जारी करके नहीं चलता। उसे लगातार मॉनिटर करना पड़ता है। जी, उसे लगातार फॉलोअप की जरूरत होती है। 100% अधिकारियों का जमीनी निरीक्षण, वो 5 दिन का सुरक्षा घेरा और कागजी रजिस्ट्रों से निकलकर मोबाइल ऐप तक का सफर, ये सब इस बात का प्रतीक है कि सिस्टम अपनी पिछली खामियों को पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस शानदार और गहन चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल मन में उभरता है जो भले ही इस आधिकारिक दस्तावेज के पन्नों में सीधे तौर पर दर्ज ना हो, लेकिन इस पूरे अभियान की वास्तविक सफलता की सबसे बड़ी कसौटी वही है। वो सवाल क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब कोई राज्य हर एक बच्चे को ट्रैक करने के लिए डिजिटल ऐप, माइक्रो प्लानिंग और इतने व्यापक सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करता है, तो उन बच्चों का क्या होता है जो 5 दिन के फॉलोअप और तमाम कोशिशों के बावजूद सिस्टम की नज़र से बच निकलते हैं। ये बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयां अक्सर बेहतरीन प्रशासनिक योजनाओं के आड़े आ जाती हैं। वही तो सोचने वाली बात है। जमीनी हकीकत ये है कि कई परिवार ऐसे हैं जो अत्यधिक गरीबी, सामाजिक आर्थिक मजबूरियों के कारण या रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, एक ईंट भट्टे से दूसरे खेत तक लगातार पलायन यानी माइग्रेशन करते रहते हैं। क्या सिर्फ तकनीक,
एक मोबाइल ऐप और डिजिटल ट्रैकिंग से ज़मीनी स्तर की इतनी गहरी गरीबी और माइग्रेशन की इन जटिल चुनौतियों का पूरी तरह से समाधान हो सकता है? क्या एक डिजिटल मॉड्यूल उन बच्चों को हमेशा के लिए स्कूल की चौखट तक ला सकता है, जिनके परिवारों के लिए हर दिन के भोजन का इंतजाम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है? ये वो मूलभूत प्रश्न हैं जिन पर विचार करना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो एक बेहतर और समान समाज की कल्पना करता है। बिल्कुल। नीतियां और तकनीक रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन जमीनी सामाजिक समस्याओं का हल उससे कहीं अधिक गहरा है। इसी अहम और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि इस आधिकारिक आदेश के पीछे की पूरी लॉजिस्टिक कार्यप्रणाली, इसके प्रबंधन के तरीके और इसकी मूल भावना श्रोताओं के सामने स्पष्ट हुई होगी। इस विषय पर और इस अंतिम सवाल पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।